वेलकम एवरीवन। आज हम देखेंगे इंडियन ज्योग्राफी में नॉर्दर्न प्लेन्स। इससे पहले हम लोग ने द हिमालयन कौन कौन से फीचर्स है, कौन कौन से पासेस है, ये सब देखा था। आज हम देखेंगे नॉर्दर्न हिमालयस, नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स अगर हम लोग एक रफ आइडिया कर लेते हैं मैप में कैसे कैसे प्लेन्स रहते हैं और क्या क्या उनके फीचर्स रहते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे हिमालयस। हिमालयस से जब रिवर पास होते हैं तब वहाँ पर सबसे पहले रिवर्स जो माउंटेन को ब्रेक करते हैं तो सबसे पहले बनती है भाबर प्लेन्स। भाबर प्लेन्स में बहुत सारी बड़ी बड़ी रॉक्स रहते हैं और ये बिल्कुल माउंटेन से टूट के आते हैं, इसलिए साइज में बहुत बड़े रहते हैं और ये एग्रीकल्चर के लिए सही नहीं होते। भाबर के बाद आते तराई। तराई के मैदान ये भाबर से थोड़ा दूर में रहते हैं और हिमालयस के साउदर्न साइड में रहते हैं। ये ज़्यादातर आपके ईस्टर्न प्लेन्स में मिलते हैं और भाबर से अच्छे होते हैं एग्रीकल्चर के लिए, पर यहाँ पर ज़्यादातर फॉरेस्ट मिलता है तराई रीजन में, जिसे हम लोग तराई की जंगल भी बोलते हैं। फिर अगर उससे भी नीचे आ जाए रिवर्स में, रिवर्स जहाँ पे पहले बहती थी उस जगह को कहा जाता है भांगर। रिवर्स जहाँ पहले बहती थी उस जगह को कहा जाता है भांगर। रिवर बहने पे मिट्टी वहाँ पे डिपोजिट करती थी, पर आस्ते आस्ते जैसे टाइम बीता उससे वो पानी अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया, चाहे वो अर्थक्वेक के कारण हो या फिर कोई टेक्टोनिक प्लेट के कारण हो, किसी भी कारण हो, उस पानी ने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया और वहाँ पर सिर्फ मिट्टी बच गया। उससे कहते हैं भांगर, या फिर हम लोग दूसरे वर्ड में उससे ओल्ड एलुवियल सॉइल भी कहते हैं। ओल्ड एलुवियल सॉइल इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो काफ़ी पुराना एलुवियल सॉइल होता है, उस मिट्टी को काफ़ी पहले जमा दिया गया था बाय द रिवर्स, तो उसे भांगर कहते हैं। भांगर मिट्टी भी एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी अच्छा होता है। और सबसे अच्छा होता है खादर। खादर होता है जो नदी ने बहुत रिसेंट टाइम पे यहाँ पर मिट्टी जमा है। जो भी एग्रीकल्चर होता है फूड क्रॉप्स के लिए ज़्यादातर आपके खादर के ज़मीन पे होता है, क्योंकि ये रिवर्स के इतने ज़्यादा क्लोज है, इसलिए खादर ज़मीन एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल और फर्टाइल होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन मिलते हैं और क्योंकि रिवर के इतने पास रहता है इसलिए पानी भी इसे हर वक्त मिलते रहता है खादर ज़मीन को। इसलिए अगर पूछा जाए कि भाबर, तेराई, भांगर और खादर सबसे फर्टाइल कौन सा है, खादर। और अगर फर्टाइल देखा जाए सबसे फर्टाइल है खादर, फिर है भांगर, तीसरे में तराई और चौथे में भाबर। अगर देखा जाए तो भाबर बिल्कुल भी फर्टाइल नहीं है, पर अगर सीक्वेंस में आपको पूछा जाए तो ये सीक्वेंस होगा 1, 2, 3 और 4। आप देख सकते हैं ये जो रिवर है इसके नीचे ये थोड़ी सी मिट्टी रहती है, इससे कहा जाता है रिवर वैली, जो कि आप भांगर में या फिर खादर में भी देखेंगे। भांगर में यही होता है, रिवर वैली जो नीचे मिट्टी रहती है वो रह जाता है और नदी अपनी रास्ता चेंज कर लेती है, इसलिए मिट्टी जमी हुई रहती है और ये भांगर ज़मीन होती है जहाँ पर मिट्टी, पुरानी मिट्टी जमी हुई रहती है, उसे कहते हैं हम लोग भांगर ज़मीन। एक बार स्लाइड में इसे देख लेंगे। अगर डिवीजन कहा जाए तो फिर पहले आता है भाबर प्लेन्स, फिर आता है आपका तराई ट्रैक्ट, फिर आता है भांगर ट्रैक्ट और लास्ट में आता है आपका खादर ट्रैक्ट। अब देखते हैं डेल्टा प्लेन्स क्या होते हैं। डेल्टा प्लेन्स गंगा नदी फिर गोदावरी नदी जो सी में जाके मिलती है, सी में मिलने टाइम ईस्टर्न साइड पे उनका स्पीड बहुत ही कम हो जाता है। आपको पता ही होगा जो रिवर्स आती है वो स्टार्टिंग में अगर देखा जाए नॉर्थ की तरफ बहुत ज़्यादा स्पीड रहता है और आस्ते आस्ते जैसे ईस्ट की तरफ आती रहती है और सी में मिलने के लिए तैयार होती है, उनका स्पीड बहुत ही कम जाता है। तो डेल्टा प्लेन्स के जगह पे स्पीड उनका इतना ही कम हो जाता है कि वो अपने साथ मिट्टी भी नहीं ले जा सकती है और मिट्टी को एक जगह पे जमा कर देती है, इससे कहा जाता है द डेल्टा प्लेन्स। तो टोटल 5 तरह के मिट्टी हुए, भाबर प्लेन, तराई ट्रैक्ट, भांगर प्लेन, खादर और द डेल्टा प्लेन्स। पहले देखेंगे द भाबर प्लेन्स। भाबर प्लेन्स आपके शिवालिक में रहते हैं। अगर आपने हिमालयस का चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको याद होगा हिमालयस के 4 डिवीजन होते हैं। 4 डिवीजन में पहले आता है ट्रांस हिमालय जो कि सबसे नॉर्दर्न साइड होता है, फिर आता है ग्रेटर हिमालय जो उससे नीचे आता है, फिर आता है स्मॉलर हिमालयस या फिर लेसर हिमालयस, लास्ट में आता है आपका शिवालिक रेंज। शिवालिक रेंज सबसे साउदर्न मोस्ट कॉर्नर है हिमालयस का। तो
अगर इसमें देखेंगे तो फिर आप देखेंगे हिमालय के एकदम लास्ट में भाबर प्लेन्स मिलते हैं। भाबर प्लेन्स इसलिए मिलते हैं, माउंटेन से जो भी रॉक टूट जाता है या फिर जो भी नदियाँ जो ग्लेशियर से निकलती है और माउंटेन को अपने साथ ले जाती है, उनमें से जो भी रॉक टूट जाता है उन्हें हम लोग यहाँ पर भाबर प्लेन्स बोलते हैं। ये आपको वाइडर रहेंगे ईस्टर्न प्लेन्स में देन इन द वेस्टर्न प्लेन्स देन इन द ईस्टर्न प्लेन्स। अगर आपने हिमालयस देखे होंगे और आपको याद होगा तो फिर आपको याद होगा कि वो लोग वेस्टर्न प्लेन में ज़्यादा बड़े हैं ना कि ईस्टर्न प्लेन में। अगर ईस्टर्न प्लेन में देखें तो हिमालयस का जो मेजर पोर्शन है वो आपके नेपाल में है और नेपाल वाला पोर्शन यहाँ पर काउंट नहीं होगा क्योंकि हम लोग सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। तो अगर देखा जाए कि ज़्यादातर पत्थर इस ईस्टर्न साइड पे वेस्टर्न साइड से टूटेंगे ना कि ईस्टर्न साइड से, तो फिर ईस्टर्न साइड पे भाबर प्लेन ज़्यादा बड़ा होगा वेस्टर्न साइड से। मेनली कॉम्पोजेस ऑफ ह्यूज चंक्स ऑफ रॉक्स ब्रोकन फ्रॉम द माउंटेन्स। हिमालय से जो भी बड़े बड़े पत्थर टूट के गिरते हैं किसी भी कारण से हो, लैंडस्लाइड से हो या फिर जो ग्लेशियर से रिवर निकलती है वो अपने साथ बड़े बड़े पत्थर लेके आती है, उनसे बनते हैं ये भाबर प्लेन्स। तो ज़्यादातर भाबर प्लेन्स की जो मिट्टी होती है वो मिट्टी नहीं, वो रॉक्स होती है, बहुत बड़े साइज की रॉक्स। हाई पोरोसिटी, हाई पोरोसिटी का मतलब वहाँ पर पानी नहीं रुकता, पानी मिट्टी के नीचे चला जाता है। अगर आप देखेंगे भाबर प्लेन्स, ये बड़े बड़े रॉक से बना हुआ है भाबर प्लेन्स। अब जब बड़े बड़े रॉक्स पे पानी गिराया जाता है तो पानी नीचे गिर जाता है ना कि मिट्टी पे रहता है, और इसे ही हम लोग बोलते हैं हाई पोरोसिटी। आप ये भी देखे होंगे कि कोई नदी अगर भाबर प्लेन्स में बहती है तो आस्ते आस्ते मिट्टी के नीचे चल जाती है। बहुत सारी बात किए जाते हैं कि वहाँ पर कोई श्राप लगा है या फिर कोई प्रकोप है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो साइंटिफिक रीजन है क्योंकि भाबर प्लेन्स की पत्थर इतनी बड़े साइज की होती है तो पानी नीचे रिस जाती है और इसलिए वहाँ पर कोई नदी नहीं बहती और पानी नहीं रह पाता। फिर आता है अनसुटेबल फॉर क्रॉप्स। आप देख रहे हैं कि हिमालय के वो बहुत ही ज़्यादा करीब है, तो फिर अगर क्लाइमेट, टेम्परेचर, वेदर ये सब की बात की जाए तो काफ़ी रफ है। ऊपर से अगर न्यूट्रिएंट्स की बात की जाए तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ पत्थर है और पानी भी वहाँ पर मिट्टी पे टिकता नहीं है, नीचे चला जाता है, इसलिए ये मिट्टी इज अनसुटेबल फॉर क्रॉप्स। इसके बाद हम लोग देखेंगे तराई ट्रैक्ट। तराई ट्रैक्ट अगर देखें तो भाबर मिट्टी से जो छोटी छोटी पत्थर टूट जाती है और मिट्टी में मिल जाती है उन्हें कहा जाता है तराई ट्रैक्ट। तराई ट्रैक्ट में एक्चुअली जो छोटे छोटे पत्थर है जो भाबर प्लेन से टूट जाती है और इंडिया के ईस्टर्न साइड पे चली जाती है और उनमें हेवी रेनफॉल होता है। हेवी रेनफॉल होने की वजह से ये पत्थर आस्ते आस्ते मिट्टी में कन्वर्ट हो जाती है। अगर आप कोई सॉलिड चीज़ पानी में रख देंगे 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, तो आप जब देखेंगे कुछ देर बाद उसे, तब आप देखेंगे वो सॉलिड चीज़ सेमी सॉलिड हो गई है। मतलब पहले जैसे सख्त थी वैसे सख्त नहीं रहेगी और आस्ते आस्ते सेमी सॉलिड हो जाती है। इसे बोला जाता है तराई का ट्रैक्ट। लाइज साउथ ऑफ द भाबर रीजियंस, वाइडर इन द ईस्टर्न पार्ट्स ड्यू टू हेवी रेनफॉल। जैसा मैंने बोला आपको पहले कि ईस्टर्न पार्ट्स में हेवी रेनफॉल होता है कंपेरेटिवली टू द नॉर्दर्न साइड या फिर ईस्टर्न वेस्टर्न साइड, तो इसलिए यहाँ पर ज़्यादा पाया जाता है क्योंकि जो रॉक्स होते हैं वो काफ़ी तोड़ देते हैं। ये तराई के ट्रैक्ट में छोटे छोटे रॉक्स जो टूट के आते हैं भाबर से, उन भाबर के रॉक्स को हेवी रेनफॉल के वजह से और भी छोटे छोटे रॉक्स में तोड़ दिए जाते हैं और आस्ते आस्ते वो मिट्टी से मिल जाती है। इसीलिए यहाँ पर थिक फॉरेस्ट होता है, थिक फॉरेस्ट। क्योंकि आप देखेंगे कोई जंगली पौधा होगा उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी मिट्टी नहीं चाहिए होती है, वो किसी भी तरीके के मिट्टी में उग सकते हैं, इसीलिए वहाँ पर थिक फॉरेस्ट मिलता है। नाउ द थिक फॉरेस्ट आर कट डाउन फॉर एग्रीकल्चर। जैसा कि आपको पता ही होगा इंडिया में लैंड एरिया आस्ते आस्ते कम होते जा रहा है और इसलिए थिक फॉरेस्ट जो है उनको काट दिया जाता है ताकि वहाँ पर एग्रीकल्चर किया जाए। यहाँ की बुरी बात यही है जो तराई के जंगल है उन्हें झूम कल्टीवेशन के लिए काटा जाता है। झूम कल्टीवेशन में क्या होता है, फॉरेस्ट के बड़े बड़े एरियाज को जला दिया जाता है ताकि वो आसानी से क्लियर हो पाए। इससे क्या होता है, एक तो पॉल्यूशन होता है, मिट्टी खराब हो जाती है, जो मिट्टी की क्वालिटी होती है वो खराब हो जाती है और बहुत सारे फॉरेस्ट के एनिमल्स भी मर जाते हैं। पर ज़्यादातर जो तराई ट्रैक्ट जो कि ज़्यादा डेवलप्ड एरिया नहीं है और ट्राइबल पीपल ज़्यादातर रहते हैं, उनके पास इतने इक्विप्ड सामान नहीं है कि वो जंगल को काट पाए, इसलिए वो जंगल में आग लगा देते हैं और उससे काफ़ी नुकसान होता है।
फिर हम देखेंगे द भांगर प्लेन्स। भांगर प्लेन्स जैसे कि आपको याद होगा कि भांगर प्लेन्स खदार प्लेन्स से सेकेंड नंबर पे फर्टिलिटी के हिसाब से। पहले जहां पर नदी बहती थी और नीचे मिट्टी जमी हुई थी, पर आस्ते आस्ते वो नदी ने अपना एरिया चेंज कर लिया और दूसरे एरिया से बहने लगी, मिट्टी वहीं पे रह गई। इसे ही कहा जाता है रिवर वैली। और बाद में जब ये मिट्टी ऊपर आ जाती है और एग्रीकल्चर के लिए यूज होती है, इसे कहा जाता है भांगर। तो अभी देख लेते हैं हम लोग भांगर प्लेन्स में। भांगर प्लेन्स अगर देखा जाए तो पहले सबसे दिस सॉइल आर ब्रॉट बाय द रिवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो। जैसा मैंने पहले भी बताया था, ये रिवर का सॉइल जो होता है ये थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो रिवर्स ने डिपोजिट कर दिया था और नाउ दे आर यूज्ड फॉर द एग्रीकल्चर पर्पस। नाउ दोस रिवर्स डोंट फ्लो। रिवर की जो डायरेक्शन है वो काफ़ी कारण से चेंज हो सकती है, जैसे कि अर्थक्वेक से डायरेक्शन चेंज हो सकती है, फिर आपके टेक्टोनिक प्लेट चेंज हो गया, या फिर रिवर सूख गए। जो भी कारण हो, जो रिवर डिपॉजिट था नीचे, वो रिवर डिपॉजिट नीचे रह गया और अभी वो सॉइल को एज फॉर एग्रीकल्चर यूज किया जाता है। वही सेम पॉइंट इसमें लिखा हुआ, द रिवर्स हैव लेफ्ट बिहाइंड द सॉइल ऑन दिस ट्रैक, सो दे आर कॉल्ड ओल्ड एलुवियल सॉइल। इनको ओल्ड एलुवियल सॉइल भी बोला जाता है। इसमें बहुत सारे फॉसिल मिलते हैं एनिमल्स के एज वेल एज मैन। फॉसिल मतलब कंकाल होते हैं और जीवाश्म होते हैं, जो कि एनिमल्स और मैन के दोनों के मिलते हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा, मरने के बाद बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि नदी में मर जाते हैं, जानवर रहते हैं, आदमी रहते हैं, जिन्हें नदी बहा ले जाती है, या फिर फ्लड होता है, या फिर दूसरे भी कारण होते हैं। उनके कारण से एनिमल और मैन के जो फॉसिल होते हैं वो सब रिवर में मिलते हैं। तो भांगर ज़मीन जब रिवर्स के नीचे थी तो रिवर्स में पहले एनिमल्स और मैन के फॉसिल बहते थे। अब जब रिवर नहीं बचे और सिर्फ वो मिट्टी रह गई जो डिपॉजिट थी, तो एनिमल्स और मैन दोनों के फॉसिल वहाँ पर मिलते हैं। फिर देखेंगे द खादर प्लेन्स, जो सबसे फर्टाइल सॉइल है और इंडिया का मोस्ट ऑफ द फूड क्रॉप्स यहाँ पर ग्रोथ होता है। खादर प्लेन सबसे फर्टाइल सॉइल है, इससे न्यू एलुवियल सॉइल भी बोला जाता है। खादर प्लेन्स को बोला जाता है न्यू एलुवियल सॉइल, और भांगर प्लेन्स या फिर भांगल सॉइल को कहा जाता है ओल्ड एलुवियल सॉइल। सॉइल इज डिपोजिटेड बाय द रिवर्स रिसेंटली। आपने देखा है भांगर पहले मतलब मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले जो मिट्टी जमा किया था रिवर्स ने, वो सॉइल है। और खादर सॉइल वो है जिसको by the rivers deposited by the rivers recently found near the banks of the rivers। ये तो बहुत ही ऑब्वियस रीजन है, जो रिवर्स रहते हैं उनके करीब ही मिलेगा, क्योंकि उनके करीब ही सॉइल डिपोजिट करती है रिवर्स, तो उनके बैंक्स में मिलता है खादर सॉइल। The खादर सॉइल also has the fossil of animal and man। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि नदी में जानवर और इंसान के जीवाश्म काफ़ी मिलते हैं, तो यहाँ पर भी खादर सॉइल में भी वो मिलेंगे, क्योंकि ये भी रिवर्स से डिपोजिट होते हैं। लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे द डेल्टा प्लेन्स। द डेल्टा प्लेन इज एन एक्सटेंशन ऑफ द खादर प्लेन्स। अगर डेल्टा प्लेन्स की बात की जाए तो ये काफ़ी फर्टाइल सॉइल होती है, पर डेल्टा प्लेन्स में सलाइन सॉइल भी आता है, क्योंकि वो सी के बहुत करीब है और सलाइन वाटर किसी भी प्लांट के लिए अच्छा नहीं होता और कोई भी तरीके का अच्छा क्रॉप वहाँ पर ग्रोथ नहीं किया जा सकता। इट इज़ एन एरिया ऑफ डिपोजिशन इन द रिवर। जब रिवर स्लोली सी से जाके मिलती है तब उसका स्पीड इतना स्लो हो जाता है कि वो अपने साथ कोई भी मिट्टी कैरी नहीं कर पाती, तो वो मिट्टी एक जगह पे छोड़ देती है और उसे कहा जाता है डेल्टा। डेल्टा के मेनली दो हिस्से हैं। जो ऊपर का हिस्सा है उसे बोला जाता है चार, और जो नीचे का हिस्सा है और जो सी के बहुत करीब है उसे कहा जाता है बिल्स। चार पे अगर कोशिश की जाए तो कभी कभी कोई क्रॉप ग्रोथ भी हो सकता है, पर बिल्स में कभी भी कोई भी क्रॉप ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर हर टाइम ज़्यादातर टाइम सी का पानी घुस जाता है और सी का पानी प्लांट को ख़त्म कर देता है। इट कंसिस्ट ऑफ मड। अगर आप गार्डनिंग किए होंगे या फिर गार्डनिंग का कोई आइडिया हुआ होगा आपको, तो फिर आपको पता है सिर्फ मिट्टी लेके कोई गार्डनिंग नहीं किया जा सकता। मिट्टी के साथ सैंड भी लेना पड़ता है और भी दूसरे भी मटेरियल लेना पड़ता है, ताकि मिट्टी पे प्लांट का ग्रोथ किया जाए। अगर आप सिर्फ मड लेके प्लांट का ग्रोथ करेंगे तो फिर कुछ दिन बाद मिट्टी में क्रैक्स आ जाता है,
थोड़ा पानी ना मिलने के कारण या फिर धूप के कारण किसी भी कारण मिट्टी में क्रैक्स आ जाता है और इससे प्लांट्स बर्बाद हो जाती है। तो वहाँ पर ज़्यादातर सिर्फ मिट्टी मिलती है और ये प्लांट के लिए अच्छा नहीं होता है। अपलैंड को चार्ड बोला जाता है और डाउन में बिल्स बोला जाता है, ये बोला जाता है लोकल लैंग्वेज में, ठीक है। और नॉट सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, नॉट सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, इसका काफ़ी कारण है। जैसा आपने देखा सिर्फ इसमें मिट्टी रहता है, सी का पानी आता है अंदर और पूरे मिट्टी को सलाइन कर देता है, इसलिए इस मिट्टी पे कोई क्रॉप ग्रोथ नहीं होता। इसके बाद देखेंगे एरिया वाइज डिविजन्स। अगर हम लोग इस जगह को देखें तो इसे कहा जाता है राजस्थान प्लेन्स। राजस्थान प्लेन्स में जो सॉइल होती है ज़्यादातर आपके सैंड एरिया रहते हैं, बाकी जो सॉइल होती है वो सब सलाइन होती है। आपको पता ही होगा जो राजस्थान के फेमस लेक्स है जैसे कि सांबर लेक, वो सब सलाइन है। हाँ, पूरी मिट्टी यहाँ पर सलाइन है और क्योंकि यहाँ पर सलाइन सॉइल है इसलिए कोई प्लांटेशन का ग्रोथ पॉसिबल नहीं होता। फिर आ जाता है आपका पंजाब या फिर हरियाणा प्लेन्स। पंजाब और हरियाणा प्लेन्स की मिट्टी सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है पूरे इंडिया में। पर पंजाब और हरियाणा में क्योंकि वेदर कंडीशन इतनी बुरी रहती है इसलिए कोई अच्छे प्लांट का ग्रोथ यहाँ पर नहीं हो सकता। आप देख ही सकते हैं यहाँ पर कितने सामने है आपके हिमालयस और यहाँ से यहाँ पर क्रॉस होती है आपकी शिवालिक, इसलिए वेदर कंडीशन बहुत रफ होता है और प्लांटेशन जो भी प्लांट का ग्रोथ है वो सब यहाँ पर ज़्यादातर पॉसिबल नहीं होता। पर आपने देखा होगा कि पंजाब में स्पेसिफिकली वीट का कितना ज़्यादा ग्रोथ होता है, वो होता है आपके फर्टिलाइजर से और स्पेशल टाइप्स ऑफ सीड्स से और नेचुरल कंडीशन में नहीं होता है। तीसरा आता है आपका गंगा प्लेन्स। गंगा प्लेन्स आपके सबसे बड़ा एरिया कवर करता है और यहाँ पर इंडिया का ज़्यादातर फूड क्रॉप्स आपके गंगा प्लेन्स में होते हैं। गंगा प्लेन्स में आज जैसे कि आप देख रहे हैं काफ़ी नदियाँ भी बहती है जिसमें मेनली गंगा रहती है और माँ गंगा की ट्रिब्यूटरीज बहती है, तो इस सॉइल को काफ़ी पानी मिलते रहता है। और दूसरा ये काफ़ी कोस्ट के करीब है तो काफ़ी रेनफॉल भी इसीलिए इस ज़मीन को मिलता है, इसलिए वाटर का कोई असुविधा ना होने के कारण और टेम्परेचर भी एवरेज होने के कारण, टेम्परेट होने के कारण यहाँ पर मिट्टी बहुत अच्छी रहती है और इंडिया का जितना ज़्यादातर फूड क्रॉप्स है वो सब यहाँ पर ही ग्रोथ होता है। फिर आता है आपका ब्रह्मपुत्र प्लेन। ब्रह्मपुत्र प्लेन अगर देखा जाए तो ब्रह्मपुत्र प्लेन में ज़्यादातर फ्लड्स होती है, क्योंकि अगर आप देखेंगे ब्रह्मपुत्र प्लेन की वाटर इस जगह को देता है वो है आपका ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र रिवर बहुत ही एक वाइड रिवर है और बहुत ही डेंजरस रिवर है। ब्रह्मपुत्र रिवर आपने अगर पढ़ा होगा तो इंडिया का सबसे बड़ा आइलैंड जो कि है माजुली आइलैंड, वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड। रिवराइन आइलैंड मतलब रिवर के बीच में एक आइलैंड, तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड माजुली आइलैंड आपके ब्रह्मपुत्र रिवर में है। आप सोच ही सकते हैं माजुली आइलैंड कितना बड़ा होगा जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड रिवराइन आइलैंड बन जाता है और वो ब्रह्मपुत्र रिवर के बीच में है, तो ब्रह्मपुत्र का साइज़ कितना बड़ा होगा। इसलिए ब्रह्मपुत्र रिवर ज़्यादातर इस एरिया में फ्लड करती है और यहाँ पर यही मेजर प्रॉब्लम हो जाता है। दूसरा बात, यहाँ पर रेनफॉल भी काफ़ी हाई रहता है, इसलिए पानी की कोई असुविधा तो नहीं होती है, पर एक्सेसिव फ्लड और वाटर भी बुरा होता है। जैसे कि आपको पता ही होगा एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। अब रीजनल वाइज एक बार हम लोग स्लाइड में देख लेंगे क्या क्या डिवीजन है। पहले तो आता है द प्लेन्स ऑफ राजस्थान। द प्लेन्स ऑफ राजस्थान बहुत ही वहाँ का सॉइल सलाइन होता है और जो लेक्स होते हैं वो भी सलाइन होता है। जो रेनफॉल होता है बहुत ही कम होता है, इसलिए वहाँ पर प्लांटेशन ज़्यादा नहीं होता। दूसरा आता है तो पंजाब हरियाणा प्लेन्स। पंजाब हरियाणा प्लेन्स यहाँ की सॉइल तो काफ़ी फर्टाइल होती है, पर यहाँ के रफ वेदर कंडीशन और लो रेनफॉल के वजह से यहाँ पर प्लांट्स की ग्रोथ बहुत कम होती है और जो भी होती है वो सब फर्टिलाइजर्स यूज़ करके, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड ये सब यूज़ करके आर्टिफिशियल तरीके से किया जाता है, ना कि नेचुरल वे से। थर्ड आता है आपका गंगा प्लेन्स। गंगा प्लेन्स इंडिया का सबसे बड़ा प्लेन्स एरिया है और यहाँ पर माँ गंगा नदी और उनके ट्रिब्यूटरीज यहाँ पर काफ़ी पानी फैलाती है और दूसरे तरीके से यहाँ पर रेनफॉल भी काफ़ी होता है, इसलिए ये काफ़ी फर्टाइल एरिया है और इंडिया का मोस्ट ऑफ द फूड क्रॉप्स आपके गंगा प्लेन्स में ग्रोथ होता है।
फिर आते हैं लास्ट में द ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। द ब्रह्मपुत्र प्लेन्स इंडिया के नॉर्दर्न ईस्टर्न साइड में होती है और ब्रह्मपुत्र क्योंकि बहुत ही बड़ा नदी है और यहाँ पर रेनफॉल भी काफ़ी हैवी होता है, जैसे कि आपको पता ही होगा खासी फिर चेरापूंजी ये सब आपके यहाँ पर है और यहाँ पर रेनफॉल भी काफ़ी होता है, इसलिए यहाँ पर फ्लड भी बहुत ज़्यादा होता है। और इस ज़मीन पे फ्लड इतना ज़्यादा होने के कारण क्रॉप्स तो होती है पर उतना नहीं होती है जितना द गंगा प्लेन्स में होती है। आज के लिए बस इतना ही, तो मिलेंगे अगले स्लाइड पे अगले वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है उनको बहुत ज़्यादा शुक्रिया, और जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। अगर आपको इंडियन ज्योग्राफी के MCQ देखने हैं तो काइंडली यहाँ पर क्लिक कीजिए, और अगर आपको इंडियन ज्योग्राफी के बाकी चैप्टर्स भी देखने हैं तो फिर यहाँ पर क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच और मिलेंगे अगले वीडियो में।